हाय एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 कुलाम्स लॉ। इस वीडियो में सिर्फ कुलाम्स लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुलाम्स लॉ के एग्जांपल्स होंगे। तो कुलाम्स लॉ क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, दो चार्जेज के बीच में फोर्स को फाइंड करने के लिए आप कुलाम्स लॉ का यूज़ करते हो। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एग्जैक्टली सिमिलर है। किस तरह से? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? ये m1 m2 मेरे पास दो मास है, उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो कहाँ से मिलता था अपने को? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें फॉर्मूला क्या था? Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इस बार क्या होगा? जी की जगह एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, m1 m2 की जगह क्या आ जाएंगे? चार्जेस आ जाएंगे, और r क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं पहले। कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट देखो। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स जो है वो चार्जेज है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में उसके स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चार्ज है, एक Q1 एंड Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R। अब जब चार्जेस का साइन नहीं गिवन होता है तो आपको हमेशा क्या मानना है बेटा? आपको हमेशा चार्जेस का साइन पॉजिटिव ही मानना है। तो ये भी जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करके किधर फोर्स लगाएंगे? ऐसे आउटवर्ड। रिपेल करके ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा लेंगे। ठीक है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स ये, और ये F फोर्स। ठीक है। एक्शन रिएक्शन से आपको पता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उतना दूसरे चार्ज पहले वाले चार्ज पे मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली अपोजिट। नाउ अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस Q1 एंड माइनस Q2, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगेगा? एक चार्ज दूसरे चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरफ। ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो F एंड F फोर्स लगेगा। अगेन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। नाउ इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है। कुलाम्स लॉ में जब भी आप फोर्स फाइंड करो दो चार्जेस के बीच में, तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स between 2 point charges always acts along the connecting line of two charges। ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या होगा? उन दोनों पॉइंट चार्जेस को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। कैसे? देखो, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, राइट। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन मैंने बना रखी है, डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये डॉट डॉट वाली। ठीक है, ये कनेक्टिंग लाइन है। तो जब भी फोर्स लगेगा, चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, दो पॉजिटिव चार्जेस तो रिपल्सिव फोर्स लगे ऐसे आउटवर्ड, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ऐसे, वो दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे? जो कनेक्टिंग लाइन है चार्जेस की, उसी के अलोंग लगेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो आगे देखो। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बताओ जल्दी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो। आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो F विल बी इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ठीक है, ये F आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आपको पता है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। वो क्या है? K। इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो क्या है? K। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब आपको ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना है कि इन स्केलर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पुट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। जब आप फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो उस केस में आपको चार्जेस को साइन के साथ में नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी मैग्नीट्यूड रखना है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी मैग्नीट्यूड ही रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो। हेयर जो कुलाम्स K जो है, K क्या है? ये K जो है यहाँ पे, इसका नाम है कुलाम्स कांस्टेंट। ठीक है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें इस
कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो जी आता था, कैपिटल जी, और जी का वैल्यू हमेशा क्या था, फिक्स था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन यहाँ पे जो कुलाम्स कांस्टेंट का के है, ये के, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, देखो, के वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। मतलब जिस मीडियम में आप चार्जेस को रखोगे उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा के का वैल्यू। मतलब क्या हुआ, जैसे ये दोनों चार्जेस हैं मेरे पास Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्जेस को बेटा पहले मैंने एयर में रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लिखोगे तो फोर्स में के का वैल्यू आप एयर के लिए जो के का वैल्यू होता है वो लिखोगे। लेकिन इन दोनों सेम चार्जेस को अगर मैं यहाँ से उठा के मान लो फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, तो वाटर के अंदर आपको क्या करना है, जब भी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लिखोगे वाटर के अंदर, तो जो के यूज करना है वो किस मीडियम का यूज करना है, के वाटर का यूज करना है, ठीक है, के वाटर का। तो के का वैल्यू फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कुछ मीडियम्स के लिए आपको के का वैल्यू याद रखना है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होगा। फॉर एयर, फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, ये तीनों जो मीडियम है, एयर, फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, इनके लिए के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू इनके लिए होता है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। और यूनिट क्या हो जाएगी के की यूनिट हो जाएगी, के का पहले फॉर्मूला फाइंड कर लो, के का फॉर्मूला क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, राइट। तो F का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, चार्ज है तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। और आपको पता है, हो सकता है कि आपने कभी जो चैप्टर नंबर 1 था 11th का, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, उसमें के का फॉर्मूला लिखा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो उस चैप्टर में। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, के का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो 9 इंटू 10⁻9 देख रहे हो और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, राइट ना। इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है परमिटिविटी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किस मीडियम की परमिटिविटी है, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम की, जिसके लिए अपने के लिखा था ना, उसी मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। और एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, के क्या है, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा बेटा, 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, ठीक है। अब के 4 पाई तो कांस्टेंट है, जो के का यूनिट होगा उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, के यूनिट का इनवर्स, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपको डायमेंशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है या फिर के का डायमेंशन लिखना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो के का फॉर्मूला क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। के का जो यूनिट था वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर था। अब यहाँ से डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो डायमेंशन ऑफ के, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, L2, और कुलाम स्क्वायर का क्या होता है, कुलाम का होता है A1 T1, करंट इंटू टाइम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, m1 L1 T-2 और इंटू में L2, डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा आपके पास A2 T2, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, अगर फर्दर सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, फर्दर सॉल्व करने पे L की पावर ऊपर कितनी है, 1+2, 3 हो जाएगी, और T जो है ऊपर -2 है, नीचे से T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, m1 L की पावर 3 T रेज़ टू पावर -4 एंड A रेज़ टू पावर -2। तो ये के का जो है डायमेंशन हो जाएगा m1 L3 T-4 A-2। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ के, बिकॉज उसका यूनिट भी क्या है, एग्जैक्टली इनवर्स।
तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 L3 T4a+2, L-3 m-1 L-3 T4a+2, ठीक है। नाउ देखो आगे, ये डायमेंशंस होगी के और एप्सिलॉन नॉट की। लेकिन के का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए तो पता है, लेकिन किसी और मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, या कोई पॉलीमर हो गया, या कोई और मीडियम हो गया जैसे बेंजीन हो गया, राइट, ठीक है, या फिर कोई सा भी आप मीडियम अज्यूम कर सकते हो इनके अलावा, जो अपन ने कंसिडर किए हैं 3 मीडियम इनके अलावा, राइट। तो इसमें जो के का वैल्यू है किसी और मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम, वो क्या होगा, के = 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। व्हाट इज एप्सिलॉन? हेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कौन से मीडियम की, जिस मीडियम में आपने चार्जेस रखे हुए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। नाउ परमिटिविटी जो है ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको समझना हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी परमिटिविटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो देखो एक बार। देखो, परमिटिविटी टेल्स अस हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ मीडियम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे के वीडियोस में अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम को कितना इजीली पास कर सकती है, या किसी मीडियम से कितना इजीली पास हो सकती है, क्रॉस कर सकती है, उस चीज को डिनोट करता है परमिटिविटी। जितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीडियम को पास कर सकती है उतना ही उसका परमिटिविटी क्या होगा, उतना ही परमिटिविटी कम होगा। लो परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, फील्ड लाइंस इजीली पास थ्रू मीडियम। हाई परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, मटेरियल रेजिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली पास नहीं होने देगा खुद में से, ठीक है। तो जो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट करता है उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। जो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इजीली पास होने देता है उसकी परमिटिविटी क्या होगी, कम। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो आगे के वीडियोज में आपको समझ में आएगा। अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि लो परमिटिविटी और हाई परमिटिविटी वाले मीडियम में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इस किसी मीडियम की परमिटिविटी और जो एयर की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, इनमें क्या रिलेशन होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में बेटा इस तरह से रिलेशन लिखोगे आप, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट × के। ये जो के है ये कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला जो के है उससे डिफरेंट है। इसको चाहे तो आप कैपिटल के लिख दो इसको, और जो ये वाला है इसको स्मॉल के लिख दो चाहे तो स्मॉल के, ठीक है। तो ये वाला के इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कूलम्ब कांस्टेंट के, ठीक है। नाउ ये दोनों फॉर्मूले को देखो, इसको और इस फॉर्मूले को एक बार देखो आप, तो आपको पता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट × के। इसका मतलब क्या हुआ, के और एप्सिलॉन आर क्या है, दोनों सेम ही चीज है, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस सिंबल क्या है अलग अलग है। सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बट सिंबल क्या है अलग अलग है। नाउ एप्सिलॉन आर और जो के है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसके सिंबल भी दो है, एप्सिलॉन आर और के, और इसके नाम भी दो है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। अब यहां से अगर आप फॉर्मूला निकालोगे एप्सिलॉन आर का तो वो क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन आर का इस फॉर्मूले से देखो, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां से देखो परमिटिविटी डिवाइड बाय परमिटिविटी है, तो जो एप्सिलॉन आर है वो यूनिट लेस हो जाएगा कि बिकॉज ऊपर वाले का यूनिट और नीचे वाला का जो यूनिट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा, एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो डेफिनेटली वो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। अब एप्सिलॉन जो आर है उसका वैल्यू जो है आपको कुछ मीडियम्स के लिए याद रखना है। एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है।
एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होता है फॉर आइडियल कंडक्टर्स। इन्फिनिटी या फिर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आप दोनों बोल सकते हो फॉर आइडियल कंडक्टर्स। ठीक है, आइडियल कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिटी या अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है। अब आइडियल कंडक्टर्स जो है उसमें देखो जनरली आपको क्वेश्चंस में जो एप्सिलॉन आर जिस मीडियम का चाहिए होगा वो आइडियल कंडक्टर्स नहीं होंगे, मेटल्स वगैरह होंगे, राइट, या नॉर्मल कंडक्टर्स होंगे। तो उनके लिए भी आपको क्या करना है, मेटल्स के लिए या फिर जो नॉर्मल कंडक्टर्स है उनके लिए भी एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना लेना है, उनके लिए भी एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो मेटल्स और जो नॉर्मल कंडक्टर्स है उनके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इस जगह इन्फिनिट, और एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर 1। ठीक है ना, ये अभी तक जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक बेटा कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सेम लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो देखते हैं। देखो आपके पास दो चार्जेस अगेन, ये है Q1, ये Q2। साइन नहीं है चार्जेस का, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है प्लस, बिकॉज साइन नहीं है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, ऐसा आउटवर्ड, ऐसे इस तरह से। तो इसके ऊपर मान लेते हैं फोर्स है F1 और इसके ऊपर F2। आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन से F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, इक्वल है। बट डायरेक्शन अपोजिट है तो आप सेम वेक्टर नहीं बोल सकते हो, मतलब दोनों वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। तो मैंने इसको F1 से लिख दिया फोर्स को, दूसरे को F2 से। अब मैंने R वेक्टर मान रखा है, देखो यहाँ पर R वेक्टर अज्यूम किया हुआ बेटा, R वेक्टर, ये R वेक्टर है ऐसा, ये वाला R वेक्टर मैंने इधर माना है। ये देखो इस R वेक्टर का हेड किधर है, हेड है Q2 पर और टेल कहाँ पर है, Q1 चार्ज पे। तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। व्हाट इज R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, विद रिस्पेक्ट टू Q1। ये मैंने खुद से अज्यूम किया है आर वेक्टर का डायरेक्शन। आप खुद से कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो आर वेक्टर का, जो आपको ठीक लगे। आप Q1 से Q2 की तरफ मान लो वेक्टर को, या फिर Q2 से Q1 की तरफ। ठीक है, फाइनल आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो इसके बाद में देखो आर वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन वगैरह सब पता है तो उसके बाद में आप ये देखो कि यहाँ पर आर वेक्टर, इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर मेरा इस तरफ है, इस तरफ आर वेक्टर। ठीक है नाउ अब देखो F1 का मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि F1 का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे पता है। व्हाट इज F1 का मैग्नीट्यूड, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये F1 का मैग्नीट्यूड है। जो आपका फोर्स है F1 उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, अब इस केस में देखो आपका जो F1 है वो इधर है राइट साइड। F1 वेक्टर किधर है, इस तरफ राइट साइड है। क्या R वेक्टर भी राइट साइड में है, बिल्कुल R वेक्टर भी राइट साइड में है, ये देखो। और R वेक्टर का देखो F1 और R वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि R वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है R कैप, R वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है R कैप, उसी की डायरेक्शन में है F1। तो F1 का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, R कैप। तो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा F1 को, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 मैग्नीट्यूड फोर्स F1 का इनटू उसका डायरेक्शन विच इज R कैप। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F1 मैग्नीट्यूड मुझे पता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर R कैप। इसको अगर फर्दर आपको एक्सपेंड करना है तो फिर आप एक और सिंपल करके लिख सकते हो। कैसे,
किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आर कैप है उसको मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ये आर कैप ही है, आर वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ये आर कैप है। तो यहाँ से ये आर और ये आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ऊपर क्या बच जाएगा आर। तो F1 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, आपको यहाँ पे आर वेक्टर देखो, इस फॉर्मूले में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आर वेक्टर के साथ में क्या है, प्लस है, प्लस आर वेक्टर है ये, राइट। तो प्लस आर वेक्टर कब लोगे आप फॉर्मूले में, वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में अगर आप प्लस आर वेक्टर कब लोगे, अगर F1 फोर्स और आर वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस आर वेक्टर लेना है। लेकिन अब नेक्स्ट केस देखेंगे, जब F वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। कैसे, देखो F2 क्या है, F2 फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ F1, राइट, माइनस ऑफ F1। तो F2 क्या बन जाएगा, माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब इस माइनस को मैं इस माइनस को आर वेक्टर के साथ ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 आर क्यूब माइनस आर वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये F2 जो वेक्टर है, ये वाला F2 वेक्टर, ये आर वेक्टर के क्या है, आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर माइनस आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो। अब F2 का फॉर्मूला बन गया के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब माइनस आर वेक्टर। यहाँ पे माइनस साइन कब लेना है आपको, जब फोर्स और आर वेक्टर है, जैसे अपने केस में F2 और आर वेक्टर, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो फोर्स और आर वेक्टर, तब आपको माइनस साइन लेना है यहाँ पर। अब सेम डायरेक्शन में हो तो तब का सेम डायरेक्शन में हो F और आर वेक्टर, तब आपको यहाँ पे प्लस साइन लेना है। ठीक है, तो आर वेक्टर आप किसी भी तरफ मानो, Q1 से Q2 की तरफ या Q2 से Q1 की तरफ, दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, छोटा सा पॉइंट है कि पुट मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस Q1 Q2 इन अबव फॉर्मूला। ये जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है अपने, उसमें चार्जेस का आपको मैग्नीट्यूड ही पुट करना है। कब पुट करना है मैग्नीट्यूड, अगर आपने करेक्ट डायरेक्शन ले रखी है फोर्स की। करेक्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे इस केस में ये पॉजिटिव था चार्ज, ये पॉजिटिव था चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स था, तो अपने F1 को इधर बोला था इस तरफ रिपल्सिव फोर्स और F2 इस तरफ। तो F1 की डायरेक्शन अपन ने करेक्ट एज्यूम कर रखी है, F2 की डायरेक्शन करेक्ट है, राइट। तब इस केस में क्या कर सकते हैं अपन, अपने को चार्जेस का सिर्फ क्या पुट करना है, ओनली मैग्नीट्यूड पुट करना है, Q1 Q2 का साइन नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एक चीज तो हमेशा आपको याद रखनी है कि सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं, 11th का चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी। तो उसमें आता है कि सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्वेटिव बिकॉज इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो नीचे, सेंट्रल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, interaction force between two bodies which acts along the line connecting the center of masses of the bodies। मतलब सेंट्रल फोर्स क्या है, दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है, मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स, आपस में लगने वाला फोर्स, जो उन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसके अलोंग लग रहा है। अगर सेंटर ऑफ मासेस को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। अगर सेंटर ऑफ मासेस को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन सेंट्रल फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 1, दिस इज 2, राइट। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मासेस को कनेक्ट करने वाली लाइन तो ये बन गई जो बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ चाहे तो लाइन को। अब ये जो फोर्स है F और ये F, इन दोनों का इंटरेक्शन का फोर्स, मतलब एक बॉडी जो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स
अगर इस कनेक्टिंग लाइन के अलोंग आता है, अब कनेक्टिंग लाइन के अलोंग ऐसे भी आ सकता है वो, और कनेक्टिंग लाइन के अलोंग ऐसे भी जा सकता है, ऐसा आउटवर्ड भी या ऐसा इनवर्ड है। तो अगर ऐसा फोर्स लगेगा कनेक्टिंग लाइन के अलोंग, तो इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स जो है, जैसे दूसरे एग्जांपल में देखो, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करने वाले लाइन के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें लाइन से इस किसी एंगल पे लग रहा है ये फोर्स, तो इस केस में जो फोर्स होगा वो है नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, नॉन सेंट्रल, ये नॉन सेंट्रल, ये सेंट्रल। आपको हमेशा याद रखना है, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स।